हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस पेपर 2 में क्लास नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक था विद्युत एवं परिपथ। टॉपिक था क्योंकि हमने टॉपिक क्लास नंबर 9 में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। विद्युत एवं परिपथ ये क्लास नंबर 9 में हमने पढ़ा हुआ है। उसी टॉपिक से हमने बोला था सारा क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। विद्युत एवं परिपथ के टॉपिक के सारे क्वेश्चन हैं ये। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं। ये टॉपिक भी हमारा थोड़ा लंबा था, हमने 1 घंटे की थ्योरी क्लास की हुई है। तो हमने जो थ्योरी क्लास पढ़ा हुआ है वो सारा आपके एनसीईआरटी की बुक का ही है। तो एनसीईआरटी के बुक से ही सारे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो वही सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन को हम लगाएंगे। जो चीज़ें आपको थ्योरी में नहीं समझ में आई होगी, क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। थ्योरी भी जो आप पढ़े हैं रिवीजन हो जाएगा, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आपके पूछे जाते हैं। तो पहले आप थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उसके बाद बोलोगे पता नहीं कि मैम कैसे समझाती हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। थ्योरी क्लास देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। नहीं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आपको साइंस की देखनी है तो हम जो डेली वीडियो बनाते हैं, क्लास आपकी जो डेली चलती है वो जाके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाती है, ठीक है। वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी तभी ये क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं तो अपना टाइम नहीं ख़राब करिएगा। क्यों? जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये आपका 2012 में आपसे पूछा गया। कह रहा है कि जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के उत्पादित ऊष्मा की मात्रा उसके किस मात्रा पर निर्भर करती है। धात्विक चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी धात्विक चालक हो गया, जब मेटल कोई भी धातु होगी, जब उसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित की जाती है तो उसकी ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। केवल पदार्थ और लंबाई पर निर्भर करती है, केवल लंबाई और मोटाई पर, केवल पदार्थ और मोटाई पर, पदार्थ, लंबाई और मोटाई। देखिए, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, इसमें कह रहा था केवल पदार्थ और लंबाई, लेकिन पदार्थ पे भी निर्भर करता है ना, क्योंकि देखिए आपके अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो कोई विद्युत का सुचालक होता है, कोई विद्युत का कुचालक होता है ना। तो सुचालक जैसे आपकी लकड़ी हो गई, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कहीं भी करंट लग रहा है अगर आप, तो हम किसका यूज करते हैं? लकड़ी का यूज़ करते हैं ना। तो वहाँ उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जैसे स्टील वगैरह हो गई, कहीं भी करंट आ रहा है तो आप उसको हाथ लगाओगे तो उसके अंदर क्या होगा? आप भी हिल जाओगे, आपके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। तो पदार्थ पे भी निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ है ना। तो पदार्थ पे भी निर्भर करेगा, लंबाई पे भी निर्भर करेगा उसकी, और मोटाई पर भी निर्भर करेगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपका 2015 में आपसे पूछा गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक कौन सा नहीं है? सिरका, नींबू का रस, लवण जल, आश्रित जल। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ थ्योरी क्लास पहले ज़रूर देखिएगा। अब हमने उसमें वहाँ पे आपको बताया हुआ था विद्युत के चालक कौन से होते हैं। विद्युत के, देखिए, विद्युत के सुचालक कौन होते थे, कुचालक कौन होते हैं। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा विद्युत का चालक है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा वो विद्युत का चालक नहीं है। तो जो खट्टे, जैसे सिरका हो गया, एग्जाम्पल में हमने आपको बताया हुआ था ये विद्युत का चालक है। आपसे पूछ रहा है कि विद्युत का चालक कौन सा नहीं है, तो सिरका है, नींबू का रस भी है आपका, लवण जल ये भी है विद्युत का चालक, आश्रित जल जिससे आपने पढ़ा हुआ था क्या, डिस्टिल्ड वाटर पढ़ा हुआ था ना। डी ऑप्शन आपका, इसमें ये विद्युत का चालक नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। आश्रित जल, तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसमें कुछ आपको बताना नहीं था। देखिए, सिरका जो खट्टा होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, जब नींबू का रस ये भी हो जाएगा। लवण जल जो होता है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। जो आपके अम्ल होते हैं, जैसे एच अम्ल होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जो OH माइनस, जो आपके क्षार होते हैं, जो आयन विघटित होते हैं, इसके अंदर जो विद्युत का चालक होता है, ठीक है। जैसे NaOH हो गया आपका OH, तो OH माइनस में विघटित होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर क्या होगा,
विद्युत का चालक होगा। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इसलिए ज़्यादा डीप में आपको नहीं बता रहे हैं। ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक आपका बहुत समझाने वाला टॉपिक है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है केवल उसी पे फोकस करें और आंसर करें, यही बेहतर है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपका 2016 में आपसे पूछा गया, क्या निम्नलिखित द्रव में से कौन से विद्युत के चालक हैं। अगेन आपसे वही पूछ रहा है, कौन से विद्युत के चालक हैं। वहाँ पूछ रहा था कौन से विद्युत के चालक नहीं है, यहाँ कह रहा कौन से विद्युत के चालक हैं। सिरका, ये तो विद्युत का चालक है। शर्करा का विलयन जो होता है आपका, ये विद्युत का चालक नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। लवण का विलयन, देखिए विलयन गलत लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। लवण का विलयन, इसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, देखिए आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, आश्रित जल जो होता है, तो बी और डी जो है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नहीं होगा। हमसे पूछा कौन किसके अंदर होगा, विद्युत के चालक कौन से हैं, तो सिरका और लवण विलयन, ए और सी, ए और सी, डी ऑप्शन देखिए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आपसे पूछ रहा था किसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा वो विद्युत के चालक हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा वह विद्युत के चालक नहीं है। वही आपको बताना था, आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था थ्योरी क्लास में। सिरका जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही जाएगा, तो ये हो गया आपका, ये विद्युत का चालक है। शर्करा का विलयन जो देखिए जो गाढ़ा होता है, जैसे तेल वगैरह होगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। शर्करा का विलयन, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। लवण का विलयन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, उसमें भी लवण जल लिखा हुआ था, तो लवण का विलयन सेम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, तो ए और सी होगा। आश्रित जल, इसके अंदर ये विद्युत के कुचालक है ना, सुचालक नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपसे 2018 में आपसे पूछा गया। अब देखिए इसमें विद्युत का सुचालक और कुचालक आपको बताना है। सारिका ने आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर जो था, एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। अब डिस्टिल्ड वाटर अगर आपको पता है, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता नहीं है, तो विद्युत का चालक तो है नहीं। या विद्युत का सुचालक है, सुचालक नहीं है, ये कुचालक होता तब तो बात समझ में आती, इसलिए पहला आपका नहीं होगा। या विद्युत रोधी, विद्युत रोधी तो होगा नहीं, विद्युत रोधी नहीं है। या विद्युत का कमजोर चालक है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों, उपयुक्त में से कोई नहीं है तो एकदम ही गलत है। तो यह विद्युत का कमजोर चालक है। क्यों कमजोर चालक है, देखिए अगर आप आश्रित जल है, इसके अंदर आप अगर सिरका नींबू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं यह विद्युत रोधी तो नहीं है ना, एकदम से नहीं है कि ये करेगा ही नहीं, विद्युत रोधी नहीं है। अब जैसे लकड़ी हो गई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो विद्युत रोधी अगर बोलेगा तो वो ऑप्शन एकदम गलत होगा। या तो होगा विद्युत के चालक हैं, विद्युत के सुचालक हैं, कुचालक हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, ये आप बता सकते हो। लेकिन विद्युत रोधी ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, सुचालक नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। ये कमजोर चालक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2018 में देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी भवनों के इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज लगाए जाते हैं, बिल्कुल ये बात तो ठीक है ना। सत्य नहीं है, ये आपको बताना है, ये तो सत्य है पहला। करंट के प्रवाह की अधिकतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथ से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। सी कह रहा है विद्युत पर सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की न्यूनतम सीमा होती है, यही ऑप्शन आपका गलत है। गलत वाला हमको ही बताना था, इसलिए गलत वाला ही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि विद्युत पर सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की न्यूनतम सीमा नहीं होती, अधिकतम सीमा होती है। अगर उससे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो गई तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है ना। तो अधिकतम सीमा होती है, न्यूनतम सीमा थोड़ी ना होती है, अधिकतम सीमा होती है ना, इसीलिए फ्यूज लगाए जाते हैं आपके। वहाँ से आपकी क्या होगा, तार कट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। तो सी ऑप्शन आपका होगा। यहाँ गलत कह रहा है, यहाँ न्यूनतम सीमा कह रहा है, यहाँ अधिकतम सीमा होता तो ये बात सही हो जाती। तो हमें बताना ही गलत था, इसलिए गलत वाला ही आपका सही हो जाएगा। यदि एक सर्किट में उचित फ्यूज लगाया जाता है तो यह सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर उड़ जाएगा, बिल्कुल इसीलिए तो फ्यूज लगाया जाता है ना। जब सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी तो वो उड़ जाएगा विद्युत फ्यूज, वहाँ से तार कट जाता है, आपके पूरे घर की लाइट बच जाती है ना, इसीलिए विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं, शॉर्ट सर्किट से भी बच जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये आपसे जुलाई 2019 में आपसे पूछा गया। कह रहा है अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थ में किसका एक प्रयोग कर सकती है। पहले आपको क्वेश्चन ठीक से समझना है, अगर वैसे ही समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये फिजिक्स है, ठीक है, डरना नहीं है आपको, एकदम आसान है, बस केवल आपको समझना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, अमृता एक बच्ची है, वे विद्युत परिपथ जो है, जो विद्युत परिपथ बनाती है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाती है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पास तार नहीं है, ज़्यादा तार की कमी पड़ रही है उसके पास, ठीक है, ये आपको समझने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं आपको। उसके पास संयोजक तार नहीं है, कम पड़ रहा है, तो उसे पूरा करने के लिए वे नीचे जो ये पदार्थ दिया गया है इसमें से किसका एक प्रयोग कर सकती है। तो ये आपको पता होगा कि स्टील तार, ग्लास रॉड, रबर पाइप, मोटा धागा। आप बताइए अगर वो धागा लेगी उसके अंदर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगी, नहीं होगी ना, तो इसीलिए डी नहीं होगा आपका। रबर पाइप, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। ग्लास रॉड, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। लेकिन स्टील का तार लेगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा और उसका क्या, विद्युत परिपथ भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल लगा होगा अगर आपने समझा होगा तो। कुछ था नहीं, ऐसे सारे क्वेश्चन, बस जो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं वो आसान लगने लगता है, और जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती वो टफ लगता है, यही बात है। तो समझो ना, समझोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। दिसंबर 2019 में देखिए क्वेश्चन एक आपसे और पूछा गया, कह रहा है कि यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। अगेन से वही आपको पूछ रहा है, इसमें आपको पता होगा कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और किसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, वही चीज़ें आपको बतानी है। वही कह रहा है कि यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ जो इलेक्ट्रिक सर्किट इसको बनाना है उसको पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग, कागज की पट्टी का, इसका प्रयोग करेगा तो तार बन जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। कागज के अंदर कभी देखा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने, आपके घर में कहीं तार की जगह पे कागज की पट्टी का लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती ना, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। रबड़ की पट्टी कहीं देखा है तार के बदले में रबड़ की पट्टी लगाते हुए, नहीं ना, तो इसलिए बी भी नहीं होगा। सी कह रहा है लकड़ी की छड़, अब लकड़ी की छड़ कहीं लगाई जाती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा बताइए, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्लेड, देखिए ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, ब्लेड किसकी होती है, इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन जो कागज की पट्टी, रबड़ की पेटी दिया हुआ है, लकड़ी की छड़, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन को समझो पहले, जब तक समझोगे नहीं आंसर नहीं कर पाओगे। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो 50% वहीं आपका क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो वैसे भी आप आंसर दे सकते हो, इसमें कुछ था नहीं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन जो आपका दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया, कह रहा दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं, इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में से एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है, नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास रखी दिक सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपने पढ़ा हुआ था, फिगर हमने लगा के समझाया हुआ था। एक माचिस की क्या लिए थे आपने, माचिस की डिब्बी लिए हुए थे और उसमें क्या तार लपेटा हुआ था आपने, ठीक है, तार लपेटा हुआ था, उसके बाद उसमें क्या लगाया था, बैटरी लगी हुई थी, सेल लगा हुआ था, उसके बाद आप एक सर्किट बना लिए थे, यहाँ बल्ब लगा हुआ था, ठीक है, पूरी सर्किट बन गई और यहाँ एक सुई रखी हुई थी, नीडल रखी हुई थी। तो ये वही आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि तारों को नीचे दिए गए द्रवों में से एक के बाद दूसरे में डुबोया गया, नीचे दिए गए किन प्रकरणों के पास रखी सुई जो है वो हिलेगी, यही आपसे पूछ रहा है। कौन सा द्रव होगा यहाँ पे जब सुई हिलेगी, तो सुई कब हिलेगी, जब यहाँ जो होगा वो विद्युत का सुचालक कोई पदार्थ होगा, कुचालक जो होगा वो नहीं होगा। कैरोसिन जो होता है ये बैड कंडक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका नहीं होता, ठीक है। लवण का विलयन और चीनी का विलयन, देखिए चीनी का विलयन ये गाढ़ा होता है, जो पदार्थ गाढ़ा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, ये हमने आपको पहले भी बताया, वहाँ भी आपका चीनी का विलयन पूछा हुआ था, शर्करा का विलयन, ठीक है। तो जो एक सी ऑप्शन है, मात्र केवल लवण का विलयन अगर यहाँ पे रहेगा, इसके अंदर जब यहाँ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तब क्या होगा, चुंबकित जो सुई होगी वो हिलेगी, तो लवण का विलयन जो है केवल सी, दूसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें केवल आपको वही बताना था कि कौन सा किसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कौन विद्युत का सुचालक है, कौन विद्युत का कुचालक है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल यही आपसे पूछा जा रहा है, कौन से विद्युत के चालक हैं, कौन से विद्युत के चालक आपके नहीं हैं। अगर आपको ये पता होता तो ये आंसर आप कर लेते,
देखिए कैरोसिन के अंदर ये बैड कंडक्टर होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं, तो कैसे ये चुंबकीय सुई जो होगी वो हिलेगी कैसे? नहीं हिलेगी ना। और डिस्टिल्ड वाटर, इसके अंदर भी ये विद्युत के कुचालक है, सुचालक तो है नहीं, लेकिन लवण का विलयन जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए केवल सी वाला ऑप्शन जो है वही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये आपका 22 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। अब देखिए अभिकथन और कारण, अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। इसको देख के आपको घबराना नहीं है, हम बताए हुए हैं कि बहुत ईजी होता है। केवल आपको अभिकथन पढ़ना और कारण पढ़ना है, और कारण पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि जो कारण इसका दिया हुआ है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस आपको वही बताना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, दर्शन आपका दिया हुआ है, एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। देखिए विद्युत परिपथ में स्विच नहीं होती, सेल होता है ना, सेल होता है, स्विच नहीं होता, इसीलिए ए ऑप्शन आपका गलत है। ये आपको पता होगा अगर आपने थ्योरी क्लास ढंग से पढ़ी होगी। कारण क्या कह रहा है, जब स्विच खुला ऑफ होता है तो टर्मिनल के बीच वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। बिल्कुल, जब स्विच ऑफ होती है तब क्या ऐसे खुला होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ जो वायु होती है वो विद्युत के प्रवाह को रोकता है। बात तो ठीक है। ए आपका गलत है, यहाँ स्विच की जगह पे अगर सेल लिखा होता तो ए आपका भी सही हो जाता। ए मतलब अदर्शन, अभिकथन आपका सही हो जाता, लेकिन ए गलत है और ये गलत है। जब ए गलत है तो ए गलत किस में दिया हुआ है, अगर आप यहाँ तक भी पहुँच जाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ए गलत है, केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ए गलत है, आर सही है। बाकी किसी ऑप्शन में तीसरे में कहीं दिया हुआ है ए गलत है, इसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही है, इसमें भी कह रहा है ए सही है और इसमें भी कह रहा है ए सही है, इसलिए 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कुछ बताना था, कुछ नहीं बताना था, केवल आपको अभिकथन और कारण पढ़ना होता है, बस आंसर खुद आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये आपसे 23 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा नीचे दी गई सारणी में कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के गलनांकों की सूची दी गई है। इस सारणी के आधार पर इस सूची में से कौन सा पदार्थ निम्न विद्युत उपकरणों के निर्माण में सर्वथा उपयुक्त है? इधर देखिए मिश्र धातु दी गई है आपकी, और इधर क्या है, गलनांक दिया हुआ है। देखिए कापर, पीतल, सीसा, नाइक्रोम, सीसा और टिन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम और कापर, इसका गलनांक दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या हुआ है, नीचे दी गई सारणी में धातुओं और मिश्र धातुओं के गलनांकों की सूची दी गई सारणी के आधार पर कौन सा पदार्थ निम्न विद्युत सर्वथा उपयुक्त है। अब देखिए पहले में कह रहा है रूम हीटर एलिमेंट जो दिया हुआ है, कक्ष तापक, कापर फ्यूज, एल्यूमिनियम, कक्ष तापक, नाइक्रोम फ्यूज, सीसा और टिन। देखिए बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्यों होगा ये हमें आपको समझाते हैं। देखिए बी आपका आंसर होगा, क्यों होगा, कक्ष तापक, नाइक्रोम, जो नाइक्रोम देखिए इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है, नाइक्रोम का। ये नाइक्रोम कहाँ यूज किया जाता है, जो आपका हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का तार यूज़ किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है, इसलिए वहाँ पे इसका गलनांक कितना है, 1150 है। लेकिन जो फ्यूज होते हैं, जो आपके फ्यूज लगे होते हैं, उसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। देखिए सीसा और टिन का यहाँ पे दिया हुआ है, सीसा का देखिए 328 दिया हुआ है, ये बहुत कम होता है। तो फ्यूज में सीसा और टिन इसका तार लगा होता है, लेकिन जो आपके हीटर वगैरह होते हैं इसमें जो है नाइक्रोम का तार लगा होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा देते हैं आपके। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 27 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा निम्न में से कौन सी युक्ति अपने कार्य में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करती? चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत का प्रयोग कौन सी युक्ति आपका नहीं करती? मोटर, ये तो करती है। जनित्र, जनरेटर, ये भी करती है। विद्युत हीटर, ये देखिए विद्युत धारा की ये ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत का, आपने हीटर में देखिए थ्योरी क्लास पढ़ा हुआ था, तो हमने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा हुआ था, उसमें हमने हीटर के बारे में आपको बताया हुआ था। ये चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत, इसका प्रयोग ये नहीं करती। विद्युत घंटी भी देखिए आपका चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हीटर होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत में प्रयोग किया जाता है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का प्रयोग कौन नहीं करती, तो विद्युत हीटर नहीं करता, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपसे 27 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा है अभिकथन, देखिए अभिकथन और कारण, इसको देख के आपको घबराना नहीं है, अगेन केवल क्वेश्चन को समझना है। जब विद्युत की धारा किसी तार से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बात तो ठीक है, ए ऑप्शन आपका ठीक है। तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं।
देखिए तार चुंबकीय पदार्थ के नहीं बने होते। कहीं तार, देखिए तार लगा हुआ है, आप चुंबक लेके जाइए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो मत करवाइए। तार के पास अगर चुंबक लेके जाइए, चुंबक तार में चिपक जाएगा, नहीं चिपकेगा ना। तो वहाँ यही बात कह रहा है, देखिए रीजन में यही कह रहा है कि तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। तो तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के नहीं बने होते। तार आपके, जब उसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो तार जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। लेकिन जब विद्युत धारा, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो नहीं होगी, जब तक वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के नहीं बने होते हैं, इसलिए रीज़न आपका गलत है। लेकिन जो आपका अभिकथन दिया हुआ है ये सही है। जब विद्युत की धारा किसी तार में से गुजरती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ये बात ठीक है। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ये किस में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा था ना, कुछ करना नहीं था इसमें, केवल आपको अभिकथन और रीज़न पढ़ना था बस। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये आपका 29 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा है विक्टर ने विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक निश्चित प्रतिरोधक जोड़ा। अब वह विभवांतर को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करना चाहता है, वह कैसे कर सकता है? परिवर्ती प्रतिरोधक को जोड़कर, निश्चित प्रतिरोधक को हटाकर, एक निश्चित प्रतिरोधक को जोड़कर, तापमान बदलने से। तो परिवर्ती प्रतिरोधक को जोड़कर वह अपने बैटरी और निश्चित प्रतिरोधक को जोड़कर विभवांतर को बिना बदले, इसमें विभवांतर नहीं बदलेगा, बिना बदले विद्युत प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है परिवर्ती प्रतिरोधक को जोड़कर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। बी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये आपसे 30 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। पी और क्यू दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दो ऑब्जेक्ट, देखिए दो वस्तु होते हैं, एक वस्तु ये हो गया, एक वस्तु ये हो गया। तो जब उस पर रगड़ा जाता है तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो पी और क्यू दोनों बराबर के, कह रहा है पी और क्यू बराबर एवं सजातीय आवेश है। सजातीय नहीं होते, पी और क्यू बराबर एवं विजातीय आवेश होते हैं, प्लस और माइनस। दूसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 30 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। यह देखा जाता है कि जब बिजली के बल्ब में विद्युत धारा गुजरती है तब वह उसका तंतु गर्म हो जाता है, लेकिन विद्युत धारा को ले जाने वाला तार चमकता नहीं। इनमें से कौन सा कथन इसका कारण हो सकता है? देखिए जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है, देखिए ये जो होता है वही आपका पीला बल्ब जो होता है, देखिए उसमें टंगस्टन का जो बना होता है फिलामेंट होता है, वो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उसका तंतु जो है वो गर्म हो जाता है, लेकिन जो विद्युत धारा को ये ले जाने वाला तार होता है वो नहीं चमकता। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है तार की प्रतिरोधकता तंतु से कम है। तार की प्रतिरोधकता तंतु से कम है, इसका कारण बी ऑप्शन होगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आपका 31 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, क्योंकि इसको बिना समझे आप आंसर वो नहीं कर सकते। इसमें देखिए आपको क्या समझना है, ये देखिए लाइन बाई वाइज दिया है, लाइन बाई लाइन दिया हुआ है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप ही याद करना होगा। जैसे फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ क्या है, फाइव्थ क्या है। ठीक है, रोआक, फ्लेनिस, चमड़ा, मोम, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर, रेजिन, अंबर, गंधक, एबाइन। इसमें क्या है, नीचे दी गई साड़ों में कुछ वस्तुएं, ये वस्तुएं दी गई हैं, ढंग से सजाई गई हैं, आपको ढंग से ही याद करना है। यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो साड़ी में जो पहले आएगा उस पर क्या होगा, धन आवेश होगा, लेकिन जो बाद में आएगा उस पर क्या होगा, ऋण आवेश आएगा। यही बात है। अगर देखिए कोई भी पदार्थ है, जैसे आपका लकड़ी हो गया, लकड़ी पे अगर आप क्या रगड़ रहे हो, रबड़ जो इसके बाद आएगा, या फिर इसके बाद जो भी आएगा, लकड़ी के बाद वाला अगर रगड़ रहे हो आप इस पर, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव आएगा। कांच है, अगर किसी कांच पे कोई दूसरी वस्तु, आप रेशम, सिल्क का कपड़ा अगर इस पर रगड़ रहे हो तो कांच पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और रेशम पे निगेटिव चार्ज आएगा। जो पहले आएगा उस पर पॉजिटिव होगा, जो बाद में आएगा उस पर निगेटिव होगा। जैसे रोया है, उस पर अगर आप रगड़ोगे, रोया पे अब रेशम अगर आप रगड़ रहे हो तो रोया पे पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप रेशम पे जो है, रेशम पे गंधक रगड़ रहे हो तो रेशम पे पॉजिटिव आएगा, गंधक इस पे निगेटिव। जो पहले आएगा उस पर पॉजिटिव आएगा, जो उसके बाद में आएगा वो निगेटिव आएगा। इसमें जो लाइन दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं क्वेश्चन में जो पूछ रहा है जो पहले है और जो बाद में है, जो यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिया हुआ है यहाँ इसके अकॉर्डिंग
जो पहले आएगा उस पर पॉजिटिव, जो बाद में आएगा उस पर निगेटिव। यही बात देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यही बात कह रही है। देखिए कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन की नली, पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन आपका बाद में आएगा और ऊनी कपड़े ये आपके पहले आ जाएंगे। ऊनी कपड़े या कॉटन कपड़े जो होते हैं ये पहले आएंगे, लेकिन पॉलीथीन आपकी बाद में आएगी, जो हमने आपको सारणी बताई। तो जो ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा पहले आएगा। क्वेश्चन में देखिए आपसे उल्टा दिया हुआ है, यही ऊनी कपड़ा पहले दे देता, पॉलीथीन बाद में दे देता, तब आप समझ जाते, लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहा है ना। ऊनी कपड़ा सारणी में जो हमने बताया हुआ है उसमें ऊनी कपड़ा पहले आएगा, पॉलीथीन आपका बाद में आएगा। तो ऊनी कपड़े पे क्या आएगा, पॉजिटिव निशान, पॉजिटिव चिन्ह आएगा, और पॉलीथीन पे निगेटिव आएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जब किसी पॉलीथीन की नली को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन की नली क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ए ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। पॉलीथीन की नली जो है वो ऋणावेशित हो जाएगी, जबकि कपड़ा धनावेशित हो जाएगा। क्यों धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि सारणी में जो दिया हुआ है वो ऊनी कपड़ा जो है वो पहले आता है, इसलिए जो पहले आता है वो धनावेशित होता है, जो बाद में आता है वो ऋणावेशित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए 6 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, कह रहा राधिका दो एक समान सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन जो है वो मंद हो जाए, धीमा हो जाए। अब देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है, दो एक समान सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को दो बल्ब लगा रही है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। ये एक यहाँ बल्ब लग गया, उसके बाद एक यहाँ देखिए वोल्टेज लग गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर एक बल्ब और लगा दिया, फिर एक वोल्टेज और लगा दिया। क्वेश्चन में यही कह रहे, दो बल्ब लगाई हुई है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, कहाँ बोला था, ये बोला था दो बल्बों की श्रेणी क्रम यही होता है, लाइन बाय लाइन जोड़ा जाता है ना। समांतर क्रम कैसे होता है, समांतर क्रम पहले आप यहाँ जोड़ोगे, फिर यहाँ इसके नीचे जोड़ोगे, फिर इसके नीचे जोड़ोगे, लेकिन श्रेणी क्रम में एकदम लाइन से जोड़ा जाता है। फिगर मेरा गायब हो गया। देखिए दो बल्ब होगा, एक बल्ब ये हो गया, फिर एक वोल्टेज लगा हुआ है, फिर एक बल्ब हो गया, फिर एक वोल्टेज लगा हुआ है। तो क्या करे राधिका, क्या करे कि जो है उसका जो बल्ब है वो मंद धीमा जले। तो एक वोल्टेज हटा देगी तो वो क्या होगा, बल्ब उसका धीमा जलने लग जाएगा ना। एक वोल्टेज हटा देगी, किनारे करेगी, ठीक है, एक वोल्टेज को किनारे करेगी तो इसका जो बल्ब है वो धीमे जलने लग जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेल एक चाक के टुकड़े से बदलना चाहिए, एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। बिल्कुल, एक सेल को हटा देगी वहाँ से और वहाँ उसके स्थान पे क्या एक तार का टुकड़ा लगा देगी, तो क्या हो जाएगा, बल्ब उसका जो है मंद जलने लग जाएगा, ठीक है। एक बल्ब की धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए, बल्ब की धातु नहीं, एक बल्ब को एक सेल से बदलना चाहिए। बल्ब को सेल से नहीं बदलना है, आपको ये बताना है कि कब बल्ब जो है उसका धीमा जलेगा, जब आप वहाँ से एक सेल हटा दोगे, सेल के स्थान पे दूसरा तार का टुकड़ा लगा दोगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट वहाँ फ्लो होने लग जाएगा, तो बल्ब उसका धीमे जलने लग जाएगा। वहाँ दो सेल लगा हुआ था, आप एक सेल हटा दोगे तो बल्ब धीमा जलने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपका 7 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, कह रहा है यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दोगुना कर दिया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपने पहले क्वेश्चन में ये फार्मूला रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ था, लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होता उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा प्रतिरोध होगा। यहाँ कह रहा है कि तार की लंबाई और उसका परिच्छेद दोगुना कर दिया जाए। देखिए लंबाई दोगुना कर दो आप और एरिया ये दोगुना कर दो। उसके बाद कह रहा है कि उस विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा, दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा इसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा, लेकिन जितना देखिए ये अनुप्रस्थ परिच्छेद जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध आपका कम होगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसके 1 में है, अपान में है, जितना ज़्यादा ये होगा उतना ये कम हो जाएगा, जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये कम हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, जितना लेंथ होगी उतना प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों को दोगुना कर दोगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रतिरोध जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपका 8 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, क्या निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता। कौन विद्युत का चालन नहीं करता, नींबू का रस, शर्करा का विलयन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा NaOH, देखिए NaOH होता है तो OH माइनस, जो OH माइनस आयन, तो ये जो है ये विद्युत का
चालन करता है। आपसे पूछा था कौन चालन नहीं करता, तो नींबू का रस ये भी विद्युत का चालन करता है, आपने एक्सपेरिमेंट किया भी हुआ है थ्योरी क्लास में। साधारण नमक का विलयन Na ये भी करेगा, लेकिन जो शर्करा का विलयन है ये विद्युत का चालन नहीं करता, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, एक द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए एक टेस्टर का प्रयोग किया गया और पाया गया कि टेस्टर का बल्ब नहीं जला। निम्नलिखित दो कथनों में से कौन सा कथन इस अवलोकन की व्याख्या कर पाएगा। अब देखिए विद्युत धारा में कह रहा है एक द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए टेस्टर का प्रयोग आपने किया हुआ था थ्योरी क्लास में। इसमें क्या कह रहा है, बल्ब फिर भी नहीं जल रहा है, तो क्या हो सकता है, ए दिया हुआ है टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं हुआ, टेस्टर में विद्युत धारा दुर्बल थी, तो दोनों रीज़न हो सकता है ए और बी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है कि देखिए परिपथ पूरा नहीं हुआ होगा, टेस्टर में विद्युत धारा दुर्बल थी। तो आपने देखिए दो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, जो एक टेस्टर था, टेस्टर में कैसे होता है, यहाँ एक प्लास्टिक का लगा होता है, उसके बाद यहाँ, तो यहाँ जब तार लगा होगा तो विद्युत धारा फ्लो होती, लेकिन क्या पता यहाँ बांधा हुआ हो तार, यहाँ क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं हुआ है ना, तो दोनों बात हो सकती है, तो ए और बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये आपसे 10 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया। कह रहा है यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान है, तो निम्न में से किस सरल श्रेणी क्रम में परिपथ बल्ब अधिक उद्दीपन होंगे। देखिए सरल श्रेणी क्रम में बल्ब अधिक उद्दीपन होंगे। आपको यहाँ देखिए इसके पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया बल्ब कब मंद हो कब धीमा जलेगा, तो आप क्या कर रहे थे, दो बल्ब लगा हुआ था और दो सेल लगा हुआ था। ठीक है, दो सेल थे दो बल्ब थे, तो आपने क्या किया, अगर बल्ब को धीमा जलाना है तो आपने एक सेल हटा दिया वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आपको बल्ब देखिए बल्ब यहाँ अधिक उद्दीपन करना है, जब हमें ज़्यादा उद्दीपन करना है तो बल्ब हम कम करेंगे, सेल नहीं कम करेंगे। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा। बस अगर आपको तेज बल्ब को जलाना है तो दो सेल लगा दीजिए, बल्ब कम लगाइए। ठीक है, लेकिन अगर आपको बल्ब धीमा जलाना है तो सेल को हटा दीजिए। ठीक है, बस यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बल्ब लगाएंगे दो सेल, तो जिसमें एक बल्ब दो सेल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है एक बल्ब एक सेल, एक बल्ब तथा दो सेल। देखिए बी दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, एक बल्ब जलाएंगे अगर दो सेल लगाएंगे तो बल्ब आपका बहुत तेज जलेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है दो बल्ब एक सेल, दो बल्ब एक सेल लगाओगे तो बल्ब आपका मंद जलेगा, दो बल्ब तथा दो सेल नहीं, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, यहाँ बल्ब आपका तेज जलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 11 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया। कह रहा है वाई द्वारा यक्ष को आवेशित किया जाता है, यह पाया गया कि एक जो आवेश यक्ष प्राप्त करता है वह वाई के विपरीत है, आवेश का प्रक्रम हो सकता है। देखिए वाई पर जो है वाई द्वारा यक्ष को आवेशित किया जाता है और वह वाई के विपरीत है, आवेश का प्रक्रम। देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, इसमें आपका आंसर होगा घर्षण या प्रेरण। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिए घर्षण क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जब दो ऑब्जेक्ट देखिए पास में आते हैं तो उन पर क्या इक्वल और अपोजिट चार्ज आते हैं, तो ये आपका क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है, प्रेरण क्या होता है, प्रेरण देखिए जब दो ऑब्जेक्ट बिना टच किए एक दूसरे को पहले दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट ने अगर अपोजिट चार्ज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं माइनस प्लस होते हैं, तो बिना टच किए एक दूसरे को बिना टच किए दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट ने क्या अपोजिट चार्ज जब आ जाता है तो वो आपका क्या होता है, प्रेरण होता है। चालन क्या होता है इसको भी समझ लेंगे, चालन आपका होता है एक ऑब्जेक्ट अगर अनचार्ज है और दूसरा चार्ज है। ठीक है, एक अनचार्ज है दूसरा चार्ज है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो पहले के ऊपर वही चार्ज आ जाएगा, दो जो क्या होगा जो दूसरे के ऊपर होगा वही आपका क्या होता है, चालन होता है। ठीक है, ये आवेश के तीन प्रकार होते हैं, ये आपको समझना होगा तभी आप आंसर दे पाओगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 9 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और रीजन दिया हुआ है, चीनी का विलयन विद्युत का सुचालक है। कारण दिया हुआ है चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती। देखिए चीनी विलयन, चीनी का विलयन अभी दो तीन बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन, अभी हमने किया। चीनी का विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है कुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। चीनी का विलयन गाढ़ा होता है, तो जो गाढ़ा होता है जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया आपका, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो ये विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं है। ये तो आपका गलत है। रीजन क्या है इसका, चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती, रीजन तो इसका सही है। ठीक है,
कारण इसका सही है, चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती। आयन में जो देखिए OH माइनस आयन, ये विघटित नहीं होती चीनी, तो बात तो सही है, लेकिन ए आपका गलत है, ये सुचालक नहीं, यहाँ कुचालक लिखा होता तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाता। तो ए गलत है लेकिन आर सही है, ए गलत है आर सही है, ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इसमें ये देखना था कौन सा सही है कौन गलत है। अगर कारण सही है तो कारण अभिकथन जो दिया हुआ है उसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस आपको यही बताना होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 10 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। नल का जल विद्युत का सुचालक है। रीजन क्या है? नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियां होती हैं। नल का जल विद्युत का सुचालक है, बात तो ठीक है, ठीक है। नल का जल विद्युत का सुचालक होता है, ये हमने आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ है। नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियां होती हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ एक हमने क्या बताया था, आश्रित जल बताया हुआ था, डिस्टिल्ड वाटर था आपका ना, उसमें क्या था, वो विद्युत का कुचालक था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता था। यहाँ लेकिन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, यहाँ आश्रित जल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नल का जल लिखा हुआ है, तो नल का जल ये विद्युत। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, आपका 12 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, कॉपर का एक तार विद्युत का सुचालक है। रीजन दिया हुआ है, उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक हैं। देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। अभिकथन में क्या कह रहा है, कॉपर का एक तार विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल। कॉपर का जो तार होता है देखिए वो विद्युत का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। जैसे लकड़ी हो गई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, वो क्या हो गया, विद्युत का वो कुचालक है। लेकिन जो कॉपर का तार होता है, तांबे का तार होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा विद्युत का सुचालक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा वो विद्युत का कुचालक है। जैसे आपके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा तो आप क्या हो, विद्युत के सुचालक हो, ठीक है। अब देखिए कारण क्या दिया हुआ है, उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक हैं, ये बात तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है, जो चीज़ उष्मा का सुचालक है वो विद्युत के सुचालक है। इसका मतलब जो देखिए कॉपर एक विद्युत का सुचालक है तो उष्मा का भी सुचालक है, नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, जो उष्मा के सुचालक है वो विद्युत के सुचालक है, ये बात ठीक नहीं है। तो कारण आपका गलत है और अभिकथन आपका सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये बात कहाँ कह रही है, सी ऑप्शन में कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 17 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है कि फ्यूज तार के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ये पदार्थ ABCD हैं, ये गलनांक दिया हुआ है आपका और ये प्रतिरोधकता दी हुई है। तो फ्यूज तार में जो है गलनांक क्या होता है, गलनांक फ्यूज तार में निम्न होता है, ठीक है, निम्न होता है। और प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता उच्च होती है, उच्च होती है। तो निम्न और उच्च, तो ये बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, निम्न और उच्च। गलनांक आपका निम्न होना चाहिए, प्रतिरोधकता जो होती है वो उच्च होना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये बी में कह रहा है ना, बी में कह रहा है तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, इसमें आपको हीटर के बारे में बताना है। 19 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक विद्युत हीटर की कुंडली के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पदार्थ है WXYZ, गलनांक दिया हुआ है निम्न, निम्न, उच्च, उच्च। प्रतिरोधकता क्या है, निम्न, उच्च, निम्न, उच्च। तो देखिए हीटर में बहुत ज़्यादा देखिए उष्मा बहुत ज़्यादा क्या होती है, उष्मा बहुत ज़्यादा होती है और प्रतिरोधकता गलनांक सब ज़्यादा होता है, इसमें दोनों उच्च रहेगा, तो जेड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 19 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, दो निरावेशित पिंडों x और y को आपस में एक दूसरे पर रगड़ा x और y उपार्जित करेंगे समान एवं विजातीय आवेश। अभी आपने घर्षण पढ़ा, घर्षण में क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट पास में आते हैं तो एक दूसरे को क्या समान और अपोजिट चार्ज, आपने क्या पढ़ा था, इक्वल और अपोजिट, समान और विजातीय आवेश आ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या होता है, घर्षण होता है। तो यही कह रहा है कि जब दो पिंडों पर x और y को आपस में एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो y और x उपार्जित होंगे समान और विजातीय आवेश, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछा गया है, अभी आपने एक क्वेश्चन और लगाया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ये आपका 27 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, सही कथनों की पहचान कीजिए। किसी परिपथ से बहते हुए आवेश खर्च होता है। देखिए आवेश खर्च नहीं होता, ये बात तो गलत है। परिपथों में आवेश बहुत उच्च गति से बहता है, ये बात भी गलत है। सी कह रहा है प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की विद्युतीय ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित कर देता है, ये बात तो ठीक है। देखिए प्रकाश का बल्ब जो है गतिमान आवेश को विद्युतीय ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में
अन्य ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित कर देता है। बात तो ठीक है। तारों के अंदर आवेश वाहक मात्र तारों के परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात भी ठीक है। देखिए जो परमाणु होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, तो वही परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात तो ठीक है। तो सी और डी आपका ये सही कथन है, सी और डी, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप थ्योरी क्लास जरूर पढ़ें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 28 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है। प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा के सही वृद्धि क्रम में आपको देखिए सबसे पहले बल्ब आपका कौन सा आया था, ये पीला बल्ब जो होता है वो तापदीप्त बल्ब होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। उसके बाद हम क्या ट्यूबलाइट आने लगा, उसके बाद ये फल आने लगा, अब हम क्या लाते एलईडी जलाते हैं ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपको बताना क्या था, आपको ये बताना था प्रकाश यंत्रों के ऊर्जा की जो क्षमता होती है उसकी वृद्धि के सही क्रम में आपको बताना था। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो पीला बल्ब होता था तापदीप्त बल्ब, ये पहले ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था ना। उसके बाद हम क्या ट्यूबलाइट आया, उसके बाद सीएफएल आया, उसके बाद हम क्या एलईडी जलाने लग गए। अब सबके यहाँ एलईडी जलती है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये आपसे 1 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, बल्ब में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है। बल्ब में कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है, तो दोनों हाई होता है ना, प्रतिरोध भी उच्च होता है, उच्च गलनांक भी होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 6 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है एक लड़की का धन आवेशित और एक ऋण आवेशित छड़ यहाँ रहेगा, ठीक है, और एक ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जड़ की महीन धारा के नज़दीक लाई, किस दिशा में जल की जो धारा है वो मुड़ेगी। देखिए एक लड़की है जो धन आवेशित और ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती, ये एक नल है, इसकी जल यहाँ से पानी टपक रहा है बूंद करके, और एक छड़ इधर है और एक छड़ इधर है, ठीक है। एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि किस दिशा में जल की धारा जो है मुड़ेगी, इधर साइड जाएगी इधर साइड। अभी आपने पढ़ा हुआ था क्या, आपने क्या पढ़ा हुआ था अभी, इंडक्शन पढ़ा हुआ था। इंडक्शन में क्या होता था, इसमें देखिए दोनों को वो टच नहीं कर रही, केवल छड़ इसके पास में है, बगल में है, इसको टच नहीं कर रही। तो जो टच नहीं करती क्या होता है आपका, इंडक्शन होता है। कंडक्शन में तो आपको ये जो छड़ है ये इसको टच कर देगी, लेकिन इसमें टच नहीं कर रही, छू नहीं रही उसको, बिना टच करे अगर पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या अपोजिट चार्ज मिल जाता है तो वो क्या होता है, इंडक्शन होता है। कंडक्शन में क्या होगा, जब ये वस्तु जो है ये इसको टच कर लेगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़ दोनों सिरों की ओर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें होगा। ये चैप्टर थोड़ा टफ था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 7 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है। रासायनिक प्रभाव का कौन सा अनुप्रयोग नहीं है, विद्युत अपघटन बिल्कुल है, विद्युत लेपन ये भी है, जैसे आपने लेपन में पढ़ा हुआ था, जैसे साइकिल में आपने नई साइकिल लेके आते हो तो उस पर एक परत चढ़ी हुई होती है, हमने आपको थ्योरी क्लास में बताया हुआ था, तो उस पर एक परत चढ़ी होती है तो उसकी चमक जल्दी चली जाती है ना, तो विद्युत लेपन यही होता है। तो ये रासायनिक प्रभाव तो है, आपको बताना है कौन सा रासायनिक प्रभाव नहीं है, ये विद्युत चुंबकत्व, ये रासायनिक प्रभाव नहीं है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, चुंबक, ठीक है। तो ये ही नहीं आपसे पूछा था कौन सा रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन ये भी रासायनिक प्रभाव है, ये तीनों रासायनिक प्रभाव हैं, बट सी ऑप्शन आपका रासायनिक प्रभाव नहीं है। कौन सा नहीं है यही आपसे पूछ रहा था, तो वही आपका राइट। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने क्लास नंबर 9 में जो थ्योरी क्लास पढ़ी हुई थी, उसी थ्योरी से सारे क्वेश्चन थे जो आपके सीटेट पेपर 2 में पूछे गए थे, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास थोड़ी सी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो हैं वो ज़रूर बताएं, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप SB3011 टेलीग्राम पे सर्च करोगे बिना स्पेस दिए तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तब भी बताया जाता है, क्लास चलनी होती नहीं चलनी होती तब भी आपको हम बता देते हैं। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ये क्लास को बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन ढूंढो, उसको लाओ, बनाओ, आपको बताओ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, साथ में हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। ये हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, इसी वजह से हमने अलग अलग पहले थ्योरी पढ़े उसके बाद क्वेश्चन लगाए। अगर थ्योरी अलग पढ़ते हैं क्वेश्चन अलग पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं है, क्यों, अलग अलग क्लास हो जाती है, सोचते हैं
छोड़ो, ये चैप्टर पढ़ना नहीं है, लेकिन ये सारे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चैप्टर आपको नहीं छोड़ना, ये सारे आप इसको मॉक टेस्ट समझो, कुछ भी समझो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप ये लगा लोगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब 2011 से 2023 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो 2024 में आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा, इसी सेट में से पूछा जाएगा ना। टॉपिक यही रहेगा, सिलेबस यही है, तो क्वेश्चन बाहर से कहाँ आएगा। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।